हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने मस्टर्ड के बारे में पढ़ा था। आज का जो अपन का वेजिटेबल ऑयल्स का जो प्लांट है उसका नाम है नारियल या कोकोनट। तो नारियल या कोकोनट का अगर बॉटनिकल नेम देखें तो कोकस न्यूसीफेरा, जिसमें कोकस है जो इसकी जीनस है और न्यूसीफेरा है जो इसकी स्पीसीज है। इसको एरिकेसी फैमिली के अंदर रखा गया है। जो नारियल का जो पादप है उसके लगभग सभी भाग है जो यूजफुल होते हैं। तो क्या है, नारियल का प्लांट है जो इट इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कॉयर फाइबर्स, टिम्बर वुड एंड वेजिटेबल ऑयल्स। यानी कि नारियल का प्लांट है जो कॉयर फाइबर्स यानी कि रेसे, लकड़ी और वेजिटेबल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्लांट है। और इसका ओरिजिन को लेकर दो फैक्ट माने गए हैं कि जो नारियल है वो साउथ या सेंट्रल अमेरिका का मूल निवासी है, जबकि दूसरा फैक्ट यह कहता है कि नारियल का जो प्लांट है वो साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव या मूल निवासी है। अब जो नारियल की जो क्रॉप्स होती हैं या नारियल के जो प्लांट होते हैं, इनका कल्टीवेशन है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज के कोस्टल एरियाज या तटीय क्षेत्रों पर किया जाता है। जो कोकोनट प्लांट होते हैं उनका ग्रोइंग कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर होता है, तो कोकोनट प्लांट का कल्टीवेशन है जो फिलीपींस है, इंडोनेशिया, इंडिया, श्रीलंका, मलाया और मैक्सिको के अंदर किया जाता है। और फिलीपींस है जो विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। और उसके बाद में भारत का है जो उत्पादन की दृष्टि से वर्ल्ड के अंदर तीसरा स्थान है। इंडिया के अंदर जो नारियल की या कोकोनट प्लांट की जो खेती है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा गोवा, दमन दीव और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी के अंदर भी है जो नारियल प्लांट्स की खेती की जाती है। केरल के अंदर पूरे भारत के प्रोडक्शन का 2/3 भाग है जो नारियल का उत्पादन होता है। अब अपन कोकोनट प्लांट के एक बॉटनिकल कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो कोकोनट का जो प्लांट होता है वो लॉन्ग होता है और अनब्रांच्ड होता है। यानी कि इसका प्लांट कैसा है, लंबा है और अशाखित वृक्ष होता है। और हाइट है जो इसकी 10 से लेकर 25 मीटर होती है। और जो इसका स्टेम होता है वो सीधा या थोड़ा सा झुका हुआ या वक्रित होता है। और स्टेम के चारों ओर है जो पर्ण दाग पाए जाती है, यानी कि लीफ स्कार पाई जाती है, यानी कि लीफ के चिन्ह पाए जाते हैं। और जो स्टेम की मोटाई होती है वो 40 से लेकर 70 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जो स्टेम होता है उसके शीर्ष भाग पर यानी कि सबसे टॉप पर 20 से 30 समपिच की पत्तियों का है जो मुकुट या ताज होता है। और जो लीफ की लेंथ होती है वो 1.8 से लेकर 6 मीटर तक होती है। अब इसका जो इन्फ्लोरोसेंस होता है उसको स्पेडिक्स इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। स्पेडिक इन्फ्लोरोसेंस का डायग्राम इस तरह से होता है। जो इसका पुष्पावली वृंत होता है वो मोटा और फुला हुआ होता है। और इसके अंदर जो मेल फ्लावर होते हैं वो अपर साइड होते हैं और फीमेल फ्लावर है जो नीचे की साइड होते हैं। तो कोकोनट के अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो किस टाइप का होता है, स्पेडिक्स टाइप का इन्फ्लोरोसेंस होता है। और इस प्रकार के इन्फ्लोरोसेंस के अंदर है जो अपर पार्ट के अंदर है जो बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं और लोअर पार्ट के अंदर जो 10 से लेकर 15 फीमेल फ्लावर होते हैं। और जो इन्फ्लोरोसेंस होता है वो पत्ती के कक्षी भाग से निकलता है। इसका जो फल होता है वो अस्टिल फल या ड्रूप फ्रूट कहलाता है। और ड्रूप फ्रूट या अस्टिल फल की पेरिकार्प है जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे बाहरी जो फल बीती होती है उसको बोलते हैं एपिकार्प, बीच वाली को बोलते हैं बीजोकार्प और सबसे अंदर की तरफ होती है उसको बोलते हैं अपन एंडोकार्प। एपिकार्प है जो कठोर होती है और चिकनी होती है, जबकि मीजोकार्प है जो मोटी और रेशेदार होती हैं। और मीजोकार्पी है जो कॉयर का मेन सोर्स होती हैं। एंडोकार्प है जो कठोर होती है और भूरे रंग की होती है। और एंडोकार्प के आधारी भाग में 3 गर्त या आंखें पाई जाती हैं और इनमें से एक बड़ी आंख के नीचे है जो
भ्रूण या एम्ब्रियो स्थित होता है। जो एंडोकार्प होती है या अंतःफिल भित्ति होती है, उसके अंदर की तरफ है जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है, जो एक मोटी सफेद परत के रूप में पाया जाता है, जो नारियल या कोकोनट का है जो एडिबल पार्ट है या खाद्य भाग है। और जो नारियल के जो कच्चे फल होते हैं उनकी कैविटी के अंदर है जो लिक्विड भरा रहता है, और उस लिक्विड को अपन कोकोनट मिल्क बोलते हैं। कोकोनट मिल्क के अंदर बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इनका यूज है जो टिश्यू कल्चर के अंदर कल्चर मीडिया बनाने में किया जाता है। जो कोकोनट मिल्क होता है वो एक तरल या लिक्विड भ्रूणपोष होता है, और इसके अंदर है जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भरे रहते हैं। अब नारियल के प्लांट का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, तो कल्टीवेशन से पहले अपन इसके क्लाइमेट कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो नारियल के प्लांट के कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट है जो क्लाइमेटिक कंडीशन में इसका टेम्परेचर है जो 27 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि जिस रीजन में अपन प्लांट की खेती करें वहाँ का टेम्परेचर है जो 27 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और वार्षिक वर्षा है जो 130 टू 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में जो सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए। खेती के लिए जो सॉइल का टाइप है वो रेतीली दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी उपयोगी होती है। अब इसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, तो कल्टीवेशन करने से पहले इसकी पौध तैयार की जाती है। तो पौध तैयार करने में है जो 6 से 8 माह का समय लगता है। तो पौध तैयार कैसे करते हैं, तो अपन को क्या करना है, जो अच्छी किस्म का परिपक्व फल है उसका पहले चयन करना चाहिए, फिर उनको है जो क्यारियों के अंदर उगाया जाता है। जब फिर क्यारियों के अंदर ये उगते हैं उससे पहले क्या करते हैं अपन, जहां पर इसकी खेती की जाती है वहां पर गड्ढे को खोदा जाता है। गड्ढा है जो 3 मीटर चौड़ा 3 मीटर 3 इंच 3 इंच चौड़ा 3 मीटर चौड़ा 3 मीटर गहरा और 3 मीटर है जो लंबा खोदा जाता है, और उसके अंदर कीटनाशी और खाद भी डाली जाती है। फिर इन गड्ढों के अंदर है जो नवोद्भिद का रोपण किया जाता है, और प्रत्येक नवोद्भिद के बीच की जो दूरी होती है वो 4 से 5 मीटर रखी जाती है। फिर इस गड्ढे के अंदर है जो प्रत्येक साल है जो वर्षा ऋतु के समय जो इसके अंदर खाद डालते हैं, तो खाद के रूप में अपन गोबर की खाद, राख, हरी खाद या पोटास भी डाल सकते हैं। अब पौधे जब 5 से 7 वर्ष के हो जाते हैं तब इनके अंदर फल लगते हैं, और सभी फल है जो एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, तो 1 वर्ष के अंदर केवल 6 से लेकर 8 बार ये जो फल तोड़े जा सकते हैं, और जो फल तोड़े जाते हैं उनका तेल निष्कासन हेतु परिपक्व फलों को है जो तोड़ा जाता है। अब जो कोकोनट के फल प्राप्त होते हैं उनसे तेल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले जो फल होता है उनकी फल पीतियों को तोड़कर हटा लिया जाता है, और भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म को उनसे अलग कर लिया जाता है। अब जो ड्राई एंडोस्पर्म होता है या शुष्क भ्रूणपोष होता है उसको खोपरा या गिरी कहते हैं। अब जो तेल का जो निष्कासन है वो कैसे किया जाता है, तो हाइड्रोलिक दाब, रोटर मशीनों या एक्सपेलर के द्वारा उनको दबाकर तेल निकाला जाता है। और जो नारियल का तेल अपन को प्राप्त होता है वो रंगीन या हल्के पीले रंग का होता है। नारियल के तेल को वनस्पति वसाओं के अंतर्गत रखा गया, वेजिटेबल फैट्स के अंदर रखा गया, यानी कि ये कम तापमान पर ठोस होता है, और यानी कि ठोस और अर्थ ठोस दोनों प्रकृति के होते हैं। 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर कम है तो ये सॉलिड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। नारियल के तेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के अंदर मेनली जो फैटी एसिड पाए जाते हैं उनमें से कौन कौन से फैटी एसिड है जो पाए जाते हैं, तो लैरिक एसिड है जो इसके अंदर 44 टू 45% पाया जाता है। मिरिस्टिक एसिड है जो 13 टू 18% है। पामेटिक एसिड है जो 7.5 टू 10.5% होता है। कैप्रेलिक एसिड 5.5 टू 9.5% होता है। कैप्रिक एसिड 4.5 टू 10% होता है। ओलिक एसिड है जो 5 टू 8.5% होता है।
लिनोलिक एसिड है जो 1 to 2% होता है, स्टेरिक एसिड है जो 1 to 3% होता है, और कैप्रोइक एसिड है जो 2 to 5% होता है। अब जो कोकोनट प्लांट होता है उसकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज कौन कौन सी होती हैं, तो कोकोनट की जो वेराइटीज होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, या दो प्रकार की होती है, एक तो टेल वेराइटी और एक होती है ड्वार्फ वेराइटी, यानी कि लंबी किस्में और बौनी किस्में। लंबी और बौनी किस्मों के मध्य हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, तो उससे इम्प्रूव्ड वेराइटीज है जो डेवलप की जाती हैं। जैसे टेल वेराइटीज के कौन कौन सी हैं, तो WCT वेस्ट कोस्ट टेल, LM का मतलब होता है लैकेड्यू माइको, LO का मतलब लैकेड्यू ऑर्डिनरी, और ECT का मतलब होता है ईस्ट कोस्ट टेल। ड्वार्फ वेराइटी हैं उनमें COD का मतलब होता है कॉफ गार्ड, ऑरेंज ड्वार्फ, CGD कॉफ गार्ड ग्रीन ड्वार्फ, MGD मलायन ग्रीन ड्वार्फ, और JB का मतलब होता है गंगा बेंडोम। अब इसकी हाइब्रिड वेराइटीज देखते हैं, तो हाइब्रिड वेराइटीज का नाम है चंद्र संकरा, जो किससे मिलकर बनी होती है, टेल वेराइटी और ड्वार्फ वेराइटी के हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। तो टेल वेराइटीज कौन सी हैं, WCT, और हाइब्रिड ड्वार्फ वेराइटी वो है COD। फिर दूसरी जो हाइब्रिड वेराइटी है चंद्र लक्षा, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो ड्वार्फ वेराइटीज होती है COD और जो टॉल वेराइटीज होती हैं LO, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। फिर जो लक्षा गंगा है उसका डेवलपमेंट है जो LO और GB के बीच में क्रॉस करवा कर किया जाता है। इसके अलावा VHC फर्स्ट एंड VHC 2 है जो इसकी हाइब्रिड वेराइटीज है। अब मस्टर्ड के ऑयल का यूज या मस्टर्ड के प्लांट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसके ऑयल का यूज है जो खाना बनाने में किया जाता है। इसके अलावा साबुन, प्रसाधन सामग्री, लुब्रिकेंट्स, शेविंग क्रीम, शैम्पू बनाने में भी किया जाता है। औषधि के रूप में है जो इसका यूज है जो त्वचा का मलहम बनाने में भी किया जाता है। इसकी खल को पूनक भी बोलते हैं जो उत्तम पशु आहार होता है। और जो इसका कोकोनट मिल्क होता है उसका यूज है जो टिश्यू कल्चर के अंदर संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडिया बनाने में किया जाता है। इसका जो पुष्पक्रम होता है, अगर बंद पुष्पक्रम के अंदर अगर अपन चीरा लगा दे तो इससे जो रस प्राप्त होता है उसको अपन टोडी बोलते हैं, जो साउथ के अंदर एक पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी मीजोकार्प से जो कॉयर प्राप्त होती है। अब कोकोनट प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज डेवलप होती है, तो फ्रूट रोट डिजीज के पैथोजन का नाम है फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा। रूट रोट डिजीज के पैथोजन का नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम। लीफ रोट के पैथोजन का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम स्पीसीज। और विल्टिंग डिजीज के पैथोजन का नाम बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा ये होती है। जो ये इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको उखाड़ देना चाहिए और रोग प्रतिरोधी किस्मों का यूज करना चाहिए या फिर बॉर्डिक्स का स्प्रे करना चाहिए। अब कीट पीड़क कौन कौन से हैं या इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं जो इसकी क्रॉप्स को हानि पहुंचाते हैं, तो राइनो गुब्रेला जो एक बीटल्स है, इसका साइंटिफिक नेम है ऑरिक्टस राइनोसिरोस। कोकचाफर गुब्रेला ये भी एक बीटल्स है, इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोफोलिस कोइनोफोरा। और जो दीमक या टर्मिट्स, इसका साइंटिफिक नेम है ओडोंटोटर्मिस ऑप्सस। ये है जो इसकी फसल को है जो हानि पहुंचाते हैं। तो इसके लिए क्लोरोडेन का स्प्रे करना चाहिए या 5% एल्ड्रिन का स्प्रे करना चाहिए।